मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई एक बेहतरीन स्तर पर पहुँच रही होगी अभी तक, ठीक है। क्योंकि आपका दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी में आप दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी में पहुँच रहे हो, फिर फरवरी आपके एग्ज़ाम लास्ट फेब या मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ, ये बच्चों को बहुत डाउट रहता है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स को एक तरीके से वो हवा समझते हैं। हवा मतलब उन्हें बहुत डर लगता है मैथ्स से। सारे सब्जेक्ट कर लेंगे, वो साइंस कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, एसएसटी कर लेंगे, लेकिन मैथ्स उनको बहुत डर लगता है कि मैथ्स में कैसे पास होंगे। उनके दिमाग में यही डाउट चलते रहते हैं, मैथ्स में कहीं हम फेल ना हो जाएं, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसे कि हेडिंग भी लिखी है, हाउ टू पास इन मैथ्स बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2022 और 2023 में हमें कैसे मतलब 10th क्लास के मैथ्स में पास होना है, ठीक है। अब दो तरीके के लेवल मैथ्स हैं तुम्हारे 10th क्लास में, एक तो स्टैंडर्ड है और दूसरा है आपका बेसिक, ठीक है। तो देखो बेसिक वाले बच्चों के लिए तो ठीक है, उनके लिए अगर तुम एनसीईआरटी भी जिन्होंने अभी तक कर ली होगी, एनसीईआरटी का बार बार प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बेसिक वाले। लेकिन स्टैंडर्ड वालों के साथ ऐसा नहीं है। मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो आप देख सकते हैं, उसमें जाके मैंने सब कुछ बताया है, क्या क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे को क्या पढ़ना है, बेसिक वाले बच्चे को क्या पढ़ना है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्टैंडर्ड उन्होंने इसलिए ले लिया होगा अपने फ्रेंड के कहने से या फिर किसी फैमिली मेम्बर के कहने से, पेरेंट्स का दबाव, या फिर स्कूल वालों ने अपने आप दे दिया। मतलब बच्चे का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो उसको डर लगता है मैथ्स से, स्टार्टिंग से 9th क्लास में भी डर लगता था, बट किसी के कहने से उसने मैथ्स ले लिया, स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया, ठीक है। उसे बेसिक लेना चाहिए था, हालांकि क्या लेना चाहिए था, बेसिक, क्योंकि बेसिक का पेपर मतलब स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इजी आता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी करोगे तो मतलब टू मच सफिशिएंट, तो आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही करना, लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चे के लिए उतना करना सफिशिएंट नहीं है। तो देखो किस तरीके से आप पास हो सकते हो मैथ्स में। तो मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर, सेकंड चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फोर्थ चैप्टर है स्टैटिक्स, और फिफ्थ चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये मैंने लिखे हैं। एनसीईआरटी में नंबरिंग इस तरीके से नहीं है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स ये आपके अलग हैं, ठीक है। तो रियल नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 6 नंबर का आ रहा है आपके बोर्ड में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 से 5 नंबर का, थोड़ा बहुत वेरिएशन जाता है भाई, 1-2 नंबर का, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 6 नंबर की, और स्टैटिक्स अगर प्रोबेबिलिटी दोनों को कंबाइन करके, एक 5-6 नंबर का, दूसरा 5-6 नंबर का, टोटल आपका 11 नंबर, 11 से 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एक आध नंबर इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं सबको ऐड करती हूँ तो ये 28 आता है। कितना आता है भाई? 28। इन सभी का सम करके देख लीजिए आप, तो आपको पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से पता होंगे। आपका 100 मार्क्स का पेपर अगर मैथ्स का होता है तो उसमें 80 मार्क्स का रिटन होगा, 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं, ठीक है। तो उसमें 20 मार्क्स का अलग है, लेकिन हमें 80 मार्क्स का मतलब सेंटर पे एग्जाम देना है, तो जिसमें से 27 मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए हमारे, तभी हम पास होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। आप सभी को ये इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। तो कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए? 27 मार्क्स आपके आने ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक। अब देखो इन सबको ऐड करने पर 28 हो रहा है, तो हो सकता है कई बार पेपर इस तरीके से बनाया जाए कि 25 ही हो। इन सबको ऐड करने पर, इन सबको ऐड करने का मतलब थोड़े बहुत नंबर कम कर दिए जाए। हो सकता है कि इस तरीके से कर दिया जाए कि ये 28 जो है वो 31-32 पहुंच जाए। तो इतना वेरिएशन थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, एग्जामिनर सेट करने के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से मार्किंग ये है, तो आप इतने चैप्टर्स को कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने कुछ और चैप्टर्स भी लिखे हैं, तो देखो क्या है। पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत पहली एक्सरसाइज और लास्ट की एक्सरसाइज कटवा दी है, 2 एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। और वो दोनों एक्सरसाइज जो हैं आपकी क्या हैं, आप एक तो है कि आपको √2, √3, √5 इनको क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। इस चैप्टर में आने का चांसेस वही ज्यादा है। 2 कॉन्सेप्ट है चैप्टर में मास, जो आपके इस साल के सिलेबस में है, कटवा दिया। चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो कई थे, 4-5, लेकिन कटवा दिए। एक तो ये है एचसीएफ इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ वो क्या है कि √2, √3, √5 इस तरीके के जो इरेशनल नंबर होते हैं, इनको प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है। वो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 2, मतलब वो डिपेंड करता है किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से बस 2 ही कॉन्सेप्ट है, इरेशनल प्रूफ करना और एचसीएफ एलसीएम का जो लिंक होता है 2 नंबर्स के बीच में, वो इस चैप्टर में बस उतना कर लो, 6 नंबर, ठीक है। अब वो 6 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 5, 7 इतना चलता है, ठीक। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास देखिए क्या है, nth का फॉर्मूला था
ए nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP चैप्टर में इतना पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, आपका d क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब अगर बच्चे को पता है, ए nth टर्म क्या होती है, तो बड़े आराम से चैप्टर को कर लेगा वो। बस इन्हीं टर्म्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लिखी है सीक्वेंस में, और ये ए nth टर्म बोल सकते हो, लास्ट टर्म बोल सकते हो। एक ये फॉर्मूला है, एक आपका SN, सम ऑफ nth टर्म, जो भी nth टर्म्स हैं उनको सम कर लिए, तो n/2। मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट में, मतलब चैप्टर वाइज, पहले कॉन्सेप्ट, फिर इंट्रो चैप्टर का जो भी है वो, उसके बाद एक्सरसाइज में से जो भी मुझे क्वेश्चंस लगते हैं वो कराती हूँ, मतलब NCERT की में से, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जो भी आप, मतलब जैसे मैंने ये तो पासिंग मार्क्स के लिए चैप्टर लिखे हैं, लेकिन कुछ बच्चे पूरा कर रहे हैं, तो इंट्रो और कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखिए वीडियो में, जो भी मैंने अपलोड कर दिए अभी तक। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चैप्टर का आपका मतलब नींव बन जाएगी चैप्टर में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो वो मैं इंट्रो में बता देती हूँ सारा कुछ। ठीक, तो यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, मात्र यही दो फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, और चैप्टर पूरा खत्म है इन्हीं दो फॉर्मूले पे। और एक मतलब डी तो आपको पता ही है, मैंने कहा डी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, लगातार कॉमन डिफरेंस डी। ये चैप्टर में इतना है 5 नंबर का। ठीक, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है इन चैप्टरों में, इसीलिए मैंने ये लिए, जल्दी इजीली समझ में आ सकते हैं बच्चों को। जिनकी मैथ अच्छी नहीं होती उनको इतनी अच्छी जल्दी से और इतना इजीली मैथ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बड़ा इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके में से काट दिया है। मात्र 2 फॉर्मूले, कौन कौन सा बोला मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये 2 कर लो, और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो वो सेक्शन में से ही निकलता है। ठीक है, मात्र 2 फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। चैप्टर बहुत इजी, 6 नंबर पूरे फ्री वैसे ही, मतलब आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो भी पास हो जाओगे इस चैप्टर, मतलब आसान क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, NCERT कर लो बस। उसके बाद 4th और 5th चैप्टर में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ये दोनों चैप्टर 11 नंबर के हैं। कितने के हैं, 11 नंबर के। स्टैटिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 चीज पढ़ते हैं इसमें, मीन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम मीडियन। क्या पढ़ते हैं, मीन, मोड, मीडियन। मीडियन के 3 मेथड दे रखे हैं, ये मैं आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, और मोड का सिर्फ 1 मेथड है और मीडियन का भी 1 मेथड है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आपको टेबल, मतलब टेबल में फ्रीक्वेंसी और CI क्लास इंटरवल लिख के आता है, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल लिख के आता है, उसके आगे आपको टेबल को बनाना होता है। मैं आपको करवाऊंगी अभी ये चैप्टर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मोड का तो मात्र 1 फॉर्मूला है और मीडियन का भी मात्र 1 फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करके मैं आपको करके बताऊंगी, आप उससे 4-5 क्वेश्चन लगा के देख लो, सेम आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जो भी 4 या 5, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएगी 5 नंबर की, तो वो आपका ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखिए उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में तो मात्र 1 फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर ये समझ में, ये फॉर्मूला हर किसी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना है, बस इसी फॉर्मूले पर पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी इजी बनते हैं 10th क्लास के लिए। जैसे 11th में और 12th में अगर हम बात करें तो वहाँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, बट 10th क्लास में ऐसा नहीं है। तो 10th क्लास में इजी बनते हैं क्वेश्चन, समझ में आ जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में बहुत इजी पूछा जाता है, एक चैप्टर पे बेस। तो आपने देखा कि अगर आप इतनी भी चैप्टर्स कर लोगे, जो बच्चों ने कुछ नहीं किया अभी तक और डर लग रहा है कि पता नहीं हम मैथ्स में पास भी होंगे या फेल क्या होंगे, इतना कर लीजिए, आप मैथ्स में पास हो जाएंगे। ठीक है, इतना अगर आप करके जाओगे और बार बार इन्हीं का प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो आपके पास जनवरी फरवरी है, ठीक है, लास्ट टाइम में भी स्टार्ट होते हैं, तो भी आपके पास टाइम है, 1.5 महीना है। ठीक है, तो भी आपके पास टाइम, तो इन सबको क्या करिए, बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए। बार बार रिवाइज करोगे तो आपका ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और इनके ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। ठीक है, कि किस तरीके से, तो आप मैथ्स में आसानी से पास हो जाओगे। अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगी, ठीक ठीक स्कोर भी कर लोगे। ठीक है, अच्छा तो नहीं कर पाओगे, ठीक, मतलब पास हो जाओगे आराम से। अब देखिए कुछ बच्चों को इसमें कुछ लग रहा हो कि ये चैप्टर तो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आता, हालांकि इनमें 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट हैं इन चैप्टरों में, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी मैंने 2 चैप्टर यहाँ लिखे हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक है पॉलिनोमियल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके में से कट गया है। दोनों ही मेथड्स, बस 2 मेथड सीख लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से तो हो सकता है आप इक्वेशन बना पाओ या नहीं बना पाओ, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो उसका भी बच्चे नहीं बना पाते, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशंस दे रखी हैं और कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन निकालो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर कोई भी मेथड का नाम नहीं लिख के देता है, तो आपको आना चाहिए दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स के आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, स्टेप्स बता रही हूँ किस तरीके से आप पास हो सकते हो मैथ्स में। अच्छे स्कोर के लिए नहीं, अच्छे स्कोर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। जब कभी भी क्वेश्चन बाहर से भी आता है ना एनसीईआरटी में, चांसेस होते हैं इस चैप्टर में से क्वेश्चन बाहर से ही आता है। ये ही जो मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ यही लगता है जनरली हर क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। अगर ये मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बस ये रिलेशन लिखो पहले, अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है? तो अगर इतना भी आप कर लोगे तो आसानी से मैथ्स के पेपर में पास हो सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, आपको वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितना भी चैप्टर वाइज कराती जा रही हूँ उतना कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी के मतलब एक्सरसाइज सारी करिए, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स करिए, और जो मैं इंट्रो वीडियो डालती हूँ चैप्टर से पहले, मतलब चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ उससे पहले एक इंट्रो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस चैप्टर के, ठीक है। तो वो आप जरूर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे, ठीक है, कि क्या क्या मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जा रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लग जाते हो, उससे मतलब रट्टाफिकेशन टाइप से हो गया मैथ्स, है ना। मैथ्स रट्टाफिकेशन से होता नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तब आप मैथ्स के क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये भी स्टेप्स को फॉलो करते हो आप, तो आसानी से आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में से, मतलब पास हो सकते हो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैथ्स से, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी, ठीक। थैंक यू, बाय।